लो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आगे अपने काम को अपना, है ना। लो जी, तो कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको फार्मूले वगैरह और वो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो सब सेट कर दी हैं, ठीक है जी। तो आज ना थोड़ा स्टाइलिश थोड़ा वर्क है, उसको आप करिएगा और साथ में आज आपको फिर थोड़े से न्यूमेरिकल देता हूँ, ठीक है ना। बस अब सिस्टम चल पड़ा, अब न्यूमेरिकल एंड मल्टीपल्स इकट्ठे इकट्ठे आपको चलाता जाऊँगा 4-5 दिन में ना। आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अब आपको, ठीक है जी। चलो अब सबसे पहले तो अपने स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बनाइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस या फोर्स, जो भी लगाओ। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी? प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस लिखो जी। पहला नंबर, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, मैंने आपको बताया भी था। तो आमतौर पे बोला जाता है प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। इन तीनों के अंदर फोर्स क्या लगता है? सेम। तो दीज आर चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस, ठीक। एक सेकेंड नंबर, दीज आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। सर कितने? न्यूक्लियर फोर्स जो अपना कुलम ला वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता, उससे तो 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। ग्रेविटेशन से 10 की पावर 38 टाइम्स, 10 की पावर 38 लिखा है मैंने, दिख गया ना? 38 38 है ना, 38 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और जो आपको याद है वो बीटा डीके वाला मैंने वीक फोर्स लिखवाया था, वही, चाहे आप वीडियो देख लेना या नोट्स देख लेना अपने, कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो वीक फोर्सेस बोलते हैं उनको, है ना। तो उनसे बेटे ये 10 की पावर 18 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस टाइप की चीज चलती है, ठीक है जी। दो, थर्ड लिखिएगा, इन्हें शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब समझ ही गए, वही फर्मी के ऑर्डर में कराया था आपको कि इनका साइज बड़ा छोटा होता है और जो भी न्यूक्लियस का डायामीटर या रेडियस वगैरह होती है वो फर्मी के ऑर्डर की होती है। तो ये शॉर्ट रेंज ही हुई। तीन, चौथा, ये आपको ग्रेविटेशन से भी ये मिल जाएगा। जिन बच्चों ने मेरे से किया ना ग्रेविटेशन का चैप्टर, शायद उसमें भी करा देता हूँ मैं, वर्क पावर एनर्जी में। मेरी हैबिट है ये चीज़ें की, ये वाला ग्राफ, अरे यार सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे, सॉरी ऐसे, ये वाला। इसमें आर क्या होती है? ठीक है ना, इंटर न्यूक्लियोनिक डिस्टेंस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की दूरी, आर को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियोनिक डिस्टेंस। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी होती है या न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी होती है आपस में। तो जब ग्राफ बनाते हैं तो आप समझदार हो कि इस पॉइंट के ऊपर एफ नेगेटिव है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन नेचर के भूल गए, जहां पे एफ नेगेटिव तो अट्रैक्शन, जहां पे एफ पॉजिटिव तो रिपल्शन, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यही फंडा लगता है, फोर्स के लिए भी ये फंडा लगता है, ठीक है ना जी। और इन सब चीजों के लिए फोर्स पॉजिटिव तो यहाँ रिपल्शन। आपकी सहूलियत के बता देता हूं, ये जो पॉइंट है आम न्यूक्लियस में 0.5 फर्मी होता है। तभी कहते हैं कि जब भी इंटर न्यूक्लियोनिक डिस्टेंस 0.5 फर्मी से कम हो जाए तो न्यूक्लियस रिपेल कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, टूट जाता है। और अगर 0.5 फर्मी से ज्यादा रहो तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट रहता है। तभी तो कहते हैं कि न्यूक्लियस के बीच की जो न्यूक्लियोनिक डिस्टेंसेस है वो एक लिमिट से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो ये इसमें फोर्स पॉजिटिव आ जाता है, रिपल्शन हो जाता है। एक्चुअली इसको ना शेल मॉडल से समझाते हैं, तो वो चीज भी मैं आपको मिलने पे बताऊंगा। मतलब आप अपने दिमाग में ऐसे मत रखना कि सर तो रोज बोल देते हैं कि ये चीज मैं आपको मिलने पे बताऊंगा, मिलने पे बताऊंगा। तो बेटे ये चीजें ना मैं आपको सच बोलता हूँ, तो झूठ बोलने के लिए बड़ा आराम से बोल सकता हूँ कि भैया मैंने तो सारा काम आपको करवा दिया,
ठीक है ना। मुझे आपको बताने की क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये चीज़ मैं आपको तब कराऊंगा, ये मैं तब कराऊंगा। हाँ सर बढ़िया काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी। तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना, बस इतना काम करवा रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छा सेटअप तैयार हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद ना मेरे वाला एक्स्ट्रा जो मैंने काम कराना होता है उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए हो गया सर आगे। उसके बाद कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेटेड प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये आपको मैंने बताया तो था, वो याद करो। उसमें बाइंडिंग एनर्जी वाले ग्राफ में ऐसे करके लेना, ये वाला सैचुरेशन प्रॉपर्टी याद आ गया। सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ये भी ठीक है। एक और लिख लेना कि दीज फोर्सेस डिपेंड ऑन, दीज फोर्सेस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं जी ये, ठीक है ना, स्पिन ऑब्लिक एंगुलर मोमेंटम पे। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है ना। स्पिन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा यार, ठीक है ना। और एंगुलर मोमेंटम पे, एल पे भी डिपेंड करता है, एस पे भी डिपेंड करता है। चलिए इसी से शेल मॉडल बनता होता है। चलिए ये तो हो गए 6 की 6 ना। अब आपको एक चीज तो क्लियर होगी ना कि जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये ग्रेविटेशन जैसे या कूलम लॉ जैसे तो है नहीं। कॉमन सेंस है, जो कूलम लॉ होता तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में फोर्स जीरो होना चाहिए था, चार्ज है ही नहीं। या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी फोर्स जीरो होना चाहिए था। इसका मतलब ये कूलम लॉ जैसे या ग्रेविटेशन लॉ जैसे तो है नहीं। तभी इन फोर्सेस का नाम होता है, इन्हें नॉन सेंट्रल फोर्स कहते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो +1 में +2 में, तो मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स होता है। तो ये क्या होगा, नॉन सेंट्रल। ओके, इसको कहते हैं नॉट ऑबे। अगली लाइन लिख लेना, नॉट ऑबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। कुछ याद आ गया? जो आपके कुलम्स लॉ वगैरह होते हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करते हैं, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये ऑबे नहीं करता, नॉट ऑबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी ठीक है, ओके। उसके बाद एक ना युकावा साइंटिस्ट था, YUKAWA। युकावा ने बताया था कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का रीजन एक्सचेंज फोर्सेस है। एक्सचेंज फोर्सेस इन न्यूक्लियस जो होता है ना, इसकी वजह से न्यूक्लियस ज्यादा मतलब स्टेबल शो होता है। सर आपकी बात ठीक है, इसको लाइन तो बना लोगे ना घर पे जाके कि ड्यू टू एक्सचेंज फोर्सेस इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब ये जो एक्सचेंज फोर्सेस जो होते हैं इसके लिए कौन एक्सचेंज करता है, ये एक्सचेंज पार्टिकल्स कौन होते हैं? हेयर एक्सचेंज पार्टिकल्स आर, बोला जाता है इसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोला जाता है इसे, जो ये एक्सचेंज होते हैं। ये भी ठीक है। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से हैं? तो प्लीज एक बार आपको 3 नाम लिखा रहा हूं, अब ये 3 याद करिएगा। उसके बाद मैं आपको स्पेशल पेज बढ़िया सा बनवा दूंगा मिलने पर, ठीक है ना। एक बार 3 नाम जरूर बताऊंगा आपको। इससे जैसे मेसन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, पाई प्लस भी बोलते हैं इन्हें, पाई माइनस भी बोलते हैं, पाई जीरो भी बोलते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मेसन, मियोन, कास्केड, कई नाम है, मैं बस लिखे भी पढ़े, इतनी अभी मैं आपको तंग नहीं करूंगा, बस मैं बारी बारी कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद कर लेना। ये मेसन्स पार्टिकल्स होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दम होता है इनमें, ठीक है सर। चलो गुप्ता सर मान लिया, जब आप कह रहे हो इन पार्टिकलों में इतना दम होता है तो स्टेबिलिटी तो आएगी आएगी। पर सर एक्सचेंज रिएक्शनें तो लिखवा दो थोड़ी बहुत। जैसे 1 नंबर रिएक्शन होती है PP फोर्स। जैसे मान लो ये प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसमें आप पाई जीरो जोड़ दो तो प्रोटॉन पॉजिटिव ही आएगा ना, पर यहां पे ना ये वाला निशान लगा देना, वही रिवर्सिबल रिएक्शन वाला, ठीक है जी। तो ये देखो ना, प्रोटॉन से प्रोटॉन ही बना, लेकिन प्रोटॉन में पाई जीरो मिल गया। देखा जाए तो क्या कहते हैं, मैथमेटिकली आप कह सकते हैं चलो रिएक्शन ठीक है सर, 1 + 0 1 हो गया, लेकिन इस प्रोटॉन में इस प्रोटॉन के कंपैरेटिवली कितनी ज्यादा पावर ज्यादा आ गई,
इन्हें बोलते हैं एक्सचेंज। फिर कभी से ये बन गया, ये बन गया, करते 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 फुल पावरफुल हो जाता है। बी नंबर, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स, मतलब ये N0 पाई 0 तो N0, ये भी वही फंडा बन गया, ये भी ठीक है। जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोर्स P पॉजिटिव में पाई नेगेटिव डाल दो तो क्या बन जाएगा, N0 प्लस माइनस 0, ये भी ठीक है। समझिए ना, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाना है, प्लस से 0 बनाना है, तो यहाँ पे पाई माइनस लगा दो। ऐसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स, न्यूट्रॉन है इसमें पाई प्लस जोड़ दो, जिससे क्या बन जाएगा, P प्लस बन जाएगा। सोच लो बेटे, N0 है, न्यूट्रॉन है ना, उसमें पाई प्लस जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, P प्लस बन जाएगा। तो जिनके अंदर भी ये सब प्रोग्राम चलते हैं, है ना, वो हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं। लो जी, तो 60-70% तक मैं कह सकता हूं कि ये प्रॉपर्टीज हैं। 4 प्रॉपर्टीज छोड़ी हुई हैं, मिलते सारी आपको पूरे बढ़िया करा दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि अभी ये चीजें तो मेरे सामने पड़ी हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कराऊं कैसे। ठीक है ना, फिर मजा तो आता नहीं इस तरह से। चलिए सर, ये काम नक्की हो गया है। चलो अब ना आप क्या करो, आपको ना एक सिंपल सी चीज बताता हूं। बेसिकली तो ना बेटे रेडियो, ये ओके हो गया भी सारा, ये तो सारी थ्योरी लिखवाई अभी मैंने, है ना। बेसिकली तो रेडियो एक्टिव डेटिंग आपने 9th-10th में भी देखा होगा, उसका ना कोई बहुत ज्यादा रोल हमारे काम का है नहीं फिलहाल तो। लेकिन ना इसका कभी कभार मैंने देखा MCQ आ जाता है, रेडियो एक्टिव डेटिंग, वही कार्बन वाली, है ना। तो आपको ना एक छोटी सी चीज बताता हूं, इसके ज्यादा ना उलझना मत इसके अंदर। ओके, ये किस काम आती है पता ही होगा, फाइंड एज ऑफ फॉसिल्स, फाइंड एज ऑफ अर्थ, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है सर, बात आपकी। आमतौर पे इसमें 6C14 का 614 होता है। ठीक हो गया, हाँ जी, क्लियर। और इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है ये भी आपने पढ़ा होगा, 5700 ईयर्स होती है ना। तो इसकी हाफ लाइफ भी 5700 ईयर्स होती है। ये तो चलो पेपर में दिया भी होगा सर, बहुत अच्छी बात है। मैंने सिर्फ आपको ये सिखाना है बेटे कि जब भी आदमी की डेथ हो जाएगी तो अब इसको कैसे मर्जी समझी जाना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। कि डेथ होने के बाद जो शुरुआत में बंदे के अंदर C12 होता है, C12 होता है, और वो धीरे धीरे करके C14 में कन्वर्ट होता जाता है। क्लियर। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि आदमी के अंदर खर्चने वाली जो रेट है वो C14 होती है, और बेसिकली बंदे के अंदर C12 होता है। चलो सर, आप कहना क्या चाहते हो? कहना सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि आपको कोई इसकी डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं उठाना, कुछ नहीं उठाना, एक चीज ध्यान कराना बस कि N/N0 कौन है, बस। मैं इससे ज्यादा आपसे कोई बात नहीं करूंगा। C14/C12, दैट्स ऑल। जो C14 है वो N की तरह बिहेव करेगा, C12 है वो N0 की तरह बिहेव करेगा। उसको कैसे मर्जी इंटरप्रेट करी जाओगा, या आप यूं भी कह सकते हैं कि रेगुलरली ये घटता जाएगा, ये भी ठीक है। ठीक है, जैसे कहते नहीं होते आफ्टर डेथ जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, है ना, जिसकी वजह से ये वाला रेशियो घटता जाता है। ये लाइन तो पढ़ी भी होगी, ठीक है ना, आफ्टर डेथ। लेकिन इतना कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आफ्टर डेथ जो होता है ना, ऑर्गेनिज्म कैन नो लॉन्गर एब्जॉर्ब CO2, ठीक है ना, कैन नो लॉन्गर एब्जॉर्ब CO2, है ना। ऐसे होता है ना कि डेथ के बाद जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से C14/C12 घटता रहता है। अच्छा,
इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं आप। कैसे? जैसे जैसे खर्चा बढ़ता जाएगा एन मेरी जेब में क्या होता जाएगा, कम ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि C14/C12 का रेशियो घटता जाता है। अब ये जितनी भी आप किताबें पढ़ोगे, किसी में कह देगा जी लिविंगहुड का जो आइसोटॉप से C14 से C12 बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। आपने क्या लेना यार, जब वो चीज़ें हमारे काम की है ही नहीं। सिर्फ मैं आपको इतनी चीज़ सिखा रहा हूँ, ये प्लीज़ जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। और एक ये कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी होती है कार्बन 14 की, ये आप जानते ही हैं, ठीक है ना, 5700 ईयर्स होती है। मेनली जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा ओनली इस पार्ट का आएगा और कुछ भी नहीं आता, तभी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट इसका कुछ नहीं कराता होता, कभी भी नहीं कराता कि जो काम की चीज़ है वो बच्चे को कराई जाए, ठीक है जी। तो C14 C12 मेरे पास पहले था, C14 मेरा बनता जाएगा, रेगुलरली मैं CO2 एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, जिसकी वजह से C14 में मेरे कमी आती जाएगी। C14 में कमी आती जाएगी तो नेचुरली बात है कि डेथ के बाद मेरी बॉडी से स्मेल आती जानी है। जितना C14 रेगुलरली कम होता जाएगा उतनी स्मेल बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ओनली ये लाइन याद करिएगा बस कि C14 कनेक्टेड विद N, ये N0, ताकि इससे कोई भी आपका न्यूमेरिकल बने, जो कि मैं आपको पता नहीं करा ही चुका हूँ, ये वाला बस ये क्वेश्चन आएंगे आपके। समझ गए मेरी बात? कराया तो था बेटा आपको N=N0, ये वाला, क्या भूल गए? ये ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल बात नहीं करनी इसके बारे में। मेरी बात फॉलो करके आप? ठीक है सर, चलिए ये काम भी नक्की नहीं, ये कॉस्मिक डेटिंग वगैरह में और नहीं उलझते अपने, काम खराब हो जाएगा। अब बेटे आ गया न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। मैं यूं कह रहा था कि फिशन और फ्यूजन जो है ना, मैं बुक से ना डायरेक्ट आपको निशान लगवा देता हूँ, ठीक है ना। एंड प्लीज उतना ना आप खुद पढ़ लेना, क्लियर। जो मैंने पढ़ाना है वो मैं मिलके पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना। फिशन फ्यूजन 9-10 जैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीज़ें अलग से होती हैं, वो मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन आप प्लीज़ अभी मैं बुक से निशान लगाऊंगा, उतना ही पढ़ लेना, ठीक है। चल, क्योंकि जिसकी जो कलाकारी वाली चीज़ है वो मैं करा दूंगा आपको। अब आइए न्यूक्लियर होलोकास्ट। क्या होता है जी न्यूक्लियर होलोकास्ट, ठीक है ना। एक बार न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन है ना, ये दोनों में हिमसेल्फ रख रहा हूं, 9-10 में आपको पढ़ा हुआ है, निशान में लगवा दूंगा एक बार, ठीक है। हाँ जी, न्यूक्लियर होलोकास्ट में आया। ये न्यूक्लियर होलोकास्ट क्या चीज़ होती है? एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी थी बेटे, वो छोटी सी स्टोरी सुना दूँ आपको मैं, उसके बाद आपको ये याद करना आसान हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब हिरोशिमा नागासाकी वाला कॉन्सेप्ट हुआ था ना, और उसमें लार्ज स्केल के ऊपर वेपन्स वगैरह यूज़ हुए थे, तो क्या हुआ था कि बॉम्ब ब्लास्ट हो के समझ लो आप ना, जैसे अपने घर में बैठे हैं और ऊपर बाहर से धूप आ रही है, गर्मी आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो आपको सनलाइट क्यों नहीं लगती? क्योंकि आपके और सन के रास्ते के बीच में ना आपके घर की छत है। ऐसा ही हुआ था जापान के अंदर, हिरोशिमा नागासाकी में इतने ब्लास्ट हुए कि उससे इतना धुआं उठा कि एक थिक कवर डस्ट का, स्मोक का, ठीक है ना, जापान की धरती के ना ऊपर एक तरह से एक थिक कवर बन गया, एक तरह से छत बन गई, जिसकी वजह से सन की लाइट जमीन पे नहीं आ पाई। और ये तो आप समझते हैं अगर सनलाइट अर्थ पे नहीं आएगी तो कितनी बीमारियां आएंगी, ठीक है ना। और इसी चीज को उन्होंने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियर विंटर। ये मल्टीपल चॉइस में आया था क्वेश्चन, क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियर विंटर। और इस सारी प्रोसेस का नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियर होलोकास्ट। क्लियर? ओके, तो जरा मैं लिखा दूं थोड़ा सा, लिखो जरा इसकी डेफिनेशन लिखो। न्यूक्लियर होलोकास्ट इज द नेम, न्यूक्लियर होलोकास्ट is the name given to large scale destruction, given to large scale destruction
and devastation, large scale destruction and devastation that would be caused by the use of nuclear weapons. क्या बोला मैंने ये बोला भाई साहब कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट का नाम इसलिए दिया गया था जब लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन एंड डेवास्टेशन के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन को यूज किया गया। ये तो आपने पढ़ा होगा। डिस्ट्रक्शन एंड डेवास्टेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह से तबाही मचा देना। ठीक कह रहा हूं मैं? ओके, आगे लिखिएगा। सो ए थिक कवर ऑफ डस्ट एंड स्मोक a thick cover of dust and smoke will be formed around the earth, which will not the कहाँ गए यार? not the radiations from the sun to enter the atmosphere. ठीक है जी, एंटर द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना मैं? आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर विंटर, ठीक है जी, कर लिया? अब तो समझ गए होगे। ओके, ये कहानी है। ठीक है, ओके। बस बच्चों, मैं बारी बारी कह रहा हूँ, बीच में ना घबराना मत कि हो सकता है कि कई शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, कुछ MCQs या कुछ चीज़ें आपको गड़बड़ कर जाएं। ठीक है ना? तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? उसको एक बार अपने रोकते जाएंगे, मिलने पर मैं सारे करा दूंगा। ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? चीज़ें इतनी हैं यार, अब ये इन चीज़ों पे, वीडियो पे, जूम पे कहाँ से पढ़ाएं इन चीज़ों को, समझ ही नहीं आती। अब जैसे कितना अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, कहता है ऐसे पार्टिकल्स का नाम बता जिनकी जो हाफ लाइफ नहीं है, बोलते नहीं हाफ लाइफ इनफाइनाइट हो। कहता ऐसे पार्टिकल का नाम बता जिनकी हाफ लाइफ कितनी हो बेटे? इनफाइनाइट हो। अब हैरान हो जाओगे, बताऊं कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कभी अपने सोचा नहीं होता इन चीज़ों को कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी ऐसी चीज़ है जिनकी हाफ लाइफ इनफाइनाइट है। अब बताओ, मेरी बात से सहमत है? ओके। अब जानते हैं न्यूट्रॉन की हाफ लाइफ कितनी होती है? हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन 10.3 मिनट कह दो, 10 मिनट कह दो, ये देख लो। न्यूट्रॉन की हाफ लाइफ इतनी की होती है। हाँ ठीक है, वैसे मैं बात, अगर वैसे बात करें तो इलेक्ट्रॉन की होती है 10⁻28 ईयर्स, मैं सही बताऊं तो, इलेक्ट्रॉन की। और प्रोटॉन की होती है शायद 32, 26 नहीं, 32। मतलब प्रोटॉन की हाफ लाइफ होती है 10⁻32 ईयर, इलेक्ट्रॉन की 10⁻28 ईयर। तो नेचुरली बात है कि ये मतलब गया कुल मिला के। ठीक है ना जी? और इसकी कितनी होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, न्यूट्रॉन की 10.5 मिनट, 10.15 मिनट, कुछ मर्जी कही जाओ। ठीक है ना? तो अब खुद ही बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तभी तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा स्टेबल होता है, न्यूट्रॉन कम स्टेबल होता है। ठीक सर?
मुझे लगता है मेरी बात समझ आई होगी। ओके, ठीक है ना, इसलिए मैं बारी बारी कह रहा हूँ आपको। अब ये देखो कितना कुछ तो है, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, मतलब इतना पेजेस ही काउंट होते हैं, ठीक है ना जी। तो बस आप लेकिन जितना बता रहा हूँ उसको याद करिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। एक ना आपको चीज़ और बता देता हूँ छोटी सी, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, याद आ गया आपको, मैंने लिखाया था एक दिन मैंने, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, क्या होता है जी कॉम्पटन इफेक्ट। क्या करो, एक ना फोटोन आ रहा है, कितनी एनर्जी से, एच न्यू से, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, न्यू, या उसका वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा। रस्ते में ना इलेक्ट्रॉन पड़ा था रेस्ट में, रस्ते में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में पड़ा था, कोलाइड हुआ, फोटोन तो इधर भाग गया एनर्जी एच न्यू डैश से, इलेक्ट्रॉन को इधर भाग गया किसी काइनेटिक एनर्जी से, माना ये ऊपर का एंगल थीटा है, निचला फाई है, कोई दिक्कत। तो प्रैक्टिकली देखो, आप ये तो जानते हैं ना कि एनर्जी कंजर्व होती है। टक्कर से पहले एनर्जी कितनी थी, एच न्यू प्लस 0, टक्कर के बाद दिस प्लस दिस, तो खुद समझदार हो, एच न्यू और एच न्यू डैश में से बड़ा कौन होगा, मेरे भाई एच न्यू। ऐसे मानो ना, ये 10, ये 0, ये 6, ये 4, तो ठीक है, टक्कर से पहले 10, टक्कर के बाद 10, लेकिन ये 10 तो ये 6, या एच एच कट गया, मैं कह दूं लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा। हाँ, ये बोलते होते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, ये होता है कि जिसमें ना जो स्कैटरिंग ऑफ फोटोन होता है, इसे स्कैटरिंग फोटोन कहते हैं, स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन, कुछ मर्जी कह लो। जो स्कैटर्ड फोटोन होता है ना बेटे, उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, ठीक है ना। बढ़ती कितनी है सर, ये फार्मूला आप याद कर लेना, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा, बहुत फेमस फार्मूला है। आया कहां से, ये छोड़िए, ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है, इसको डेल्टा लैम्डा भी कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। तो कई बार क्या होता है ना, ये ना चलता चलता क्वेश्चन है जो यूं ही 5 नंबर दिला सकता है, वो अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ आप ध्यान कर लीजिएगा, ये फार्मूला होता है कॉम्पटन शिफ्ट का भी, दोनों के लैम्डा का डिफरेंस बताओ, तो आप एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा बता सकते हैं। देखो सर, तो मुझे लगता है आज भी प्रोग्राम ठीक हो गया आपका, ये काम भी अच्छा करा दिया मैंने और ये भी करा दिया, ठीक है सर, क्लियर, ओके। चलो अब ना इसमें तो रिवाइज वाली तो कोई बात लग नहीं रही मेरे को, अब ना अपने काम करते हैं, अभी ना काम मेरा कुछ पेंडिंग पड़ा है, पर अपने ऐसे नहीं करते, अगर तो अपने बोर्ड पे होते ना फिर तो अपने सेटिंग कर देते हैं। मैं आज आपको पता क्या करता हूँ कि जो जीसी मेरे पास है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे अगर अपने करेंगे ना तो यार सवाल है कि इस जीसी के काफ़ी सारे एडिशंस हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता भी हम कौन सी अडॉप्ट करें, ठीक है। तो मैं आज आपको ना मतलब 1 से लेके मेरे पास है न्यूक्लियर के 148 क्वेश्चन, ठीक है ना, और टाइप 2 में पढ़े हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है ना, तो 170 क्वेश्चन है मेरे पास, क्लियर, मेरी बात से सहमत है, क्लियर। इसमें ना मैंने थोड़ी बहुत एक्चुअली मैं नई किताबों में ना जीसी में जान के नहीं लेके जा रहा आपको, इसके अंदर क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर मेरे आंसर टिक किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसकी मैंने शायद कोई हिंट विंट भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो चलो आपको कम से कम ये चीज़ ही आपको बेनिफिट कर दे तो मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा, है ना। पर हिंट की ना गारंटी नहीं होगी कि जो हिंट दिया वो सही है कि गलत है, क्लियर, वो आपको थोड़ा कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आज ना एक तो आपको बेटे 170-80 क्वेश्चन तो मल्टीपल के भेजूंगा, इसके अंदर ना एक मैंने डॉट लगाया होगा, तो डॉट वाले क्वेश्चन को आप ट्राई मत करना, ठीक है ना, वो अपने मिलने पे करा दूंगा। और डॉट के बगैर वाले क्वेश्चन आपसे मोस्टली होंगे, मान लो उनमें गड़बड़ होती भी है तो कोई बात नहीं, उसको अपने आके मिलेंगे। एक क्या होता है कि जीसी से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत है, ये थोड़ी कि जीसी सब कुछ होती है, ठीक है ना, और जिसका टाइप की स्टाइल मैंने रोक रखी है वो भी मैं आपको मिलने में करा दूंगा। पर इतने क्वेश्चन करके आप एक अच्छे बच्चों से कहीं ज़्यादा अच्छे आगे निकल जाओगे, ठीक। एक तो मैं काम आपको ये दे रहा हूँ आज, अभी बिल्कुल तंग नहीं कर रहा, बस थोड़ा ध्यान से ना मेरी बात सुनना, अब 2-3 दिन लगाओ, उसके बाद इस चैप्टर के पीछे फिर पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना। इस चैप्टर को भी मैंने ख़त्म नहीं किया,
अब पता है तुम क्या करना, सुन रहे हो ना मेरी बात? अब ना एक बार आप अगेन एग्जाम्पलों पे आओ। एक चीज मैं आपको वो करवा दूं, ठीक हो गया यहाँ तक? एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, ये मेरे हिसाब से आपको ना केमिस्ट्री वाले सर ने कराया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा अच्छा मेडिकल चलते हैं, ये केमिस्ट्री वाले सर ने कराया होगा मेरे को लग रहा है, पर चलो मेरी ड्यूटी एक बार मैं करा दूं। कैसे बोलूं यार, मान लो मेरे पास 92 यूरेनियम 238 है, उससे मैंने 20 कैल्शियम 40 बनाया। बता सकते हो उसमें से कितने अल्फा और कितने बीटा निकाले? तो क्या तरीका होता है, ऐसे कह दिया करो, एक्स तो निकाले आपने अल्फा माना, प्लस वाई निकाले बीटा, कोई दिक्कत? एक्स तो निकाल लिए अल्फा और वाई क्या निकाल लिए बीटा, कोई दिक्कत? ये तरीका होता है भी। अगर आप यहां से यहां चेंज हो रहे हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या किया करो, कंप्लीट रिएक्शन बना लिया करो कि गुप्ता सर आपको यहां से यहां चेंज होना है, एक्स अल्फा एंड वाई बीटा। अल्फा समझ गए ना? ओके। अब आपकी दो रिएक्शनें बन जाएंगी। आपको आता होगा कि नीचे के जेड इधर के उधर के बराबर होते हैं, तो क्या लिखूं, 92 20 2x माइनस वाई, और ऊपर का ए इक्वल होता है 238 40 4x प्लस 0। आपको समझ आ गया 4x क्यों किया? ये देखो ना, ये 2x, तभी तो उतने अल्फा होंगे ना। क्या नहीं समझे मेरी बात? मान लो अल्फा पार्टिकल 2 हो तो 2 और 2 4 लगाओगे, नीचे ऊपर 8 लगाओगे, आ गया ना? ये रहा 4 और ये 8। अब इन दोनों रिएक्शनों से, इस रिएक्शन से आपके पास x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 238 198/4, तो जो भी आ गया, क्लियर? उस x को यहां फाइंड कर देना, तो आपके पास y आ जाएगा। तो मैं जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन मेरी सही हो, ठीक है ना? ये तो मैंने आपको एक मैथमेटिकल सेटअप दे दिया, तो कैसा भी क्वेश्चन हो यार, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। बनती है बात? चलिए, इसके बाद ना अब आओ आप एग्जाम्पलों पे, है ना? अपने कौन सा रह गया था यार, ये रहा। अब टाइप बी रहेगी। टाइप बी ना अब घर जाके देखना बेटे, सच्ची कह रहा हूं, मुझको एक भी क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे लिखा है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 10 है, मैं आपको बोल के सुनाता हूं, आपको हंसी आएगी। कहता है जनाब, बाइंडिंग एनर्जी, अब घर जाके देखना, सारे सॉल्व हो जाएंगे आपसे। एग्जाम्पल 10/8/75 कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 26 फेरस 56 की फाइंड कर। मैं कोई बात नहीं, फाइंड कर देता हूं भाई। आपको मैंने इसका मास दिया हुआ है पेपर में, इतना AMU, ये पेपर में दिया हुआ है आपको, दे दिया। प्रोटॉन का मास भी दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का मास भी दिया हुआ है, ठीक है? तो अब मुझे बताएंगे जरा इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी? आता तो है आपको, क्या था बताना, जेड मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस जेड एम इंटू सी स्क्वेयर। याद आ गया? जेड कितना बता, 26 MP ये रहा, ए माइनस जेड 30, MN ये रहा, MFP ये रहा। लिख के दिखाऊंगा, ठीक है? सॉल्व कर लोगे? इतना AMU आ गया। लो जी, एक बार वापस बोल देता हूं यार, तो लिख के दे देता हूं, फिर और तो क्या करूं। जेड 26 MP 1.007, या जो भी बुक में लिखा हुआ है, ये 30 समझ गए ना, 56 माइनस 26, MN जो पेपर में लिखा हुआ है 93, ठीक है जी, इंटू सी स्क्वेयर। लेकिन आपको ना यहाँ पे सी स्क्वेयर भी लेने की जरूरत नहीं है, मैं सही बताऊं तो। ये सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो इतना AMU आ जाएगा ना अपने पास, इतना AMU आ गया, चुप करके उसको 931 से गुणा कर दो, आ गया ना इतना MN भी, बस खत्म। अगर ये तो होगी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछेगा तो इसको 56 से डिवाइड कर देना, हाँ लो जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गया। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12 सभी एक जैसे हैं, सारे एक जैसे एग्जाम्पल हैं, सभी में एक ही काम है।
या तो एमसी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर का लग रहा था मैंने, नहीं तो बस ये बेटे टुकड़ों का मास माइनस ओरिजिनल मास करी चलो। ना भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें तंग करना पड़ेगा आपको। तो टाइप बी के एग्जाम्पल यहां से भी कर लेना सारे। मेरी बात से सहमत है? चलिए बस चलना मेरे हिसाब से हौली हौली करके, चैप्टर खत्म करेंगे, धीरे धीरे खत्म करेंगे, ठीक है ना। और टाइप कौन सा था? बी। हाँ जी, 10 से लेके 20 क्वेश्चन ये है, 10 क्वेश्चन ये चक देना। सच्ची कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं होना यार, आप करो तो सही एक बार, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे भेजना आप, ठीक है जी। ओके हो गया। चलो अब ना भाई थोड़ा सा ना आपको सुननी पड़ेगी बात, क्योंकि सुनोगे तो काम बनेगा, नहीं काम खराब है, ठीक है। मैं ना निशान लगवा रहा हूँ आपकी किताब पे। अब ये आप सब बच्चों को आपकी बुक पे देखना पड़ेगा, बस उतना उतना ही पढ़ना जितना बोलूंगा मैं। 8B न्यूक्लियस स्टार्ट करा रहा हूँ मैं ना, कुछ नहीं करना कराना फालतू, सीधा पहुंच जाना 8B4 पे। न्यूक्लियस साइज 8B5, ठीक है। इसके एग्जाम्पल 1 और 2, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, ये तीनों पढ़ लेना। ये मैं कराता नहीं होता क्योंकि तीनों आपको आते हैं, फिर भी कंफ्यूजन हो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप कर देना। 8B9 काटा सिलेबस में नहीं है। 8B10, 8B10 का जो प्रूफ दिया हुआ ना बी, एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, काटा, ये गलत है। ये गलत क्यों है इसका जवाब मैं दूंगा आपको मिलने पर। इसके अलावा थ्योरी विद ग्राफ आपको सब नोट्स में अच्छे से करा दिया है, उसे अच्छे से करना। थोड़ी बहुत बुक से कुछ एडिशनल चीज लिखने को मिलती है, आपकी मर्जी। सैंपल प्रॉब्लम ये कर लेना। पैकिंग फ्रैक्शन मैंने नोट्स में करवा दिया, फिर भी कोई दिक्कत लगे तो बता देना। न्यूक्लियर फोर्सेस जैसे ये पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 8B13 जो है ना यार, इसको अपना नोट्स में से करना भी, लास्ट पॉइंट था, ठीक है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ये भी नोट्स में से कर लेना, ठीक हो गया ना। 8B13 भी नोट्स, 8B14 भी नोट्स। मैं सभी को कह रहा हूँ फालतू में अपनी बुद्धि मत लगाना इसमें, ये सब ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं, आपको कोई काम का नहीं है। जितना काम का था मैंने करा दिया। 8B15 रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अरे भगवान मारो काटा यार। इसकी जगह ना 8B15 में रेडियो एक्टिविटी की जगह जो मैंने नहीं करवाया डेफिनेशन और 8-10 पॉइंट, वो लिख के आना। लो जी, 8B16 हो गया, अल्फा बीटा गामा का कंपैरिजन, ये करवा दिया मैंने। 8B17 भी करवा दिया, 18 भी करवा दिया, ठीक है। सैंपल प्रॉब्लम होगी, रिटेनिंग मेमोरी होगी, सैंपल प्रॉब्लम होगी। अच्छा 8B20 एवरेज लाइफ वाला 100% नोट्स, ये वही है जिसका प्रूफ नहीं मैंने करवाया, यूवी मेथड वाला। चलिए उसके बाद 8B20 हो गया, पर ये जो इसके नीचे लिखा ना रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ, ये मैंने करवा दिया था। प्रोबेबिलिटी भी करवा दी, सैंपल भी करा दिया, एक्टिविटी भी करा दी, 21 नंबर भी हो गया। लो जी, ये सारा राम कहानी नक्की है, ठीक है। आ लो जी, 8B21 तक एक बार आप मेरे कहने पे करो, ज्यादा नहीं बात करते, क्लियर। तो आज मैं आपको काफी काम दे रहा हूं, ये वीडियो 8B21 तक के आराम से टॉपिक पढ़ो। इसके टाइप बी के कौन सा था वो वाला, वो जो बताए थे मैंने न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल करो। और एक मैं आपको जीसी की ना आज जो भी है 160-70 क्वेश्चनों की फोटो भेजूंगा शाम तक, और एमसीक्यूज की, ओनली एमसीक्यूज की। कोई बेटे जीसी के अंदर से थ्योरी मत पढ़ना, बारी बारी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो थ्योरी ग्रेजुएशन लेवल टाइप की है, उसमें जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं सब मेरे निशान लगाए हुए हैं, वो मिलने पे आपको मैं सारे निशान लगवा दूंगा। अभी प्लीज जीसी के लिए जो मैं आपको स्नैप भेजूंगा बस वही काम करना, ठीक है। तो मैं 160-70 एमसीक्यू भेजूंगा, उसमें कईयों पे डॉट लगे होंगे, वो डॉट छोड़ देना आप, या केमिस्ट्री बेस पे कर सकते हो तो कर लेना, पर प्लीज कोई भी बच्चा व्हाट्सएप पे वो डॉट वाली प्रॉब्लम मेरे को पूछने के लिए भेजे मत, क्योंकि मैं मिलने पर ही वो कराऊंगा अपने तरीके से, क्लियर। क्योंकि अभी ऐसा ना कि पढ़ा तो ऐसा देता हूं कि मल्टीपल में आपको एक भी प्रॉब्लम ना आए, पर अब मजबूरी बनी पड़ी है मेरी, ठीक है। और साथ में इसके आंसर भी भेज दूंगा, तो जचा के यही क्वेश्चन कर लेना, ताकि अपने को ना क्वेश्चन के पूछने में दिक्कत ना लगे। नहीं अलग अलग जो है बुक्स हैं जीसी की, सभी में किसी में फोर्थ क्वेश्चन कोई है, किसी में कोई है, वो फिर कंफ्यूजन पैदा कर देता है, ठीक है बेटे। लो जी, बस अब लग जाओ 2-3 दिन,
ठीक है ना। अब आज क्या वार हो गया, सैटरडे, मंगलवार तक ये प्रोग्राम सेट करो, बीच में 1-2 लेक्चर मैं और देता हूँ आपको ठीक ठाक से, ठीक है ना। चलो ओके बाय।